हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट ये है कि ये एसिल एजाइड में से आइसोसाइनेट का कन्वर्जन है। एसिल एजाइड में से आइसोसाइनेट का कन्वर्जन है। एसिल एजाइड में से हम बनाते हैं आइसोसाइनेट। ओके अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कर्टियस रीअरेंजमेंट में से हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट का अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम बनाएंगे एसिल एजाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एसिल एजाइड बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेप नंबर 2 जो है कर्टियस रीअरेंजमेंट का ही स्टेप है, जिसमें हम एसिल एजाइड में से हम बनाते हैं आइसोसाइनाइड। यही इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसे हम कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट, सेकंड स्टेप। और तीसरा जो रिएक्शन है जिसमें हम आइसोसाइनेट का यूज करके उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। तो इस तरीके से हम कर्टियस रीअरेंजमेंट के थ्रू प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस तीन रिएक्शन को मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से तीन रिएक्शन होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमें RCON3 यानी एसिल एजाइड बनाना है। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करने पर हमें मिलेगा एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ करने पर NaN3 के साथ करने पर हमें मिलेगा एसिल एजाइड। राइट, क्लियर। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। दूसरा फिर से हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे फिर से, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाएंगे डाई फिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड। डाइफिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड यानी कि DPPA डाइफिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाने पे हमें डायरेक्टली एसिल एजाइड प्राप्त होता है। और लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हम डाइएमाइन के साथ N2H4 डाइएमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा RCONHNH2 जिसे हम कहते हैं एसिल हाइड्रोजन। और ये एसिल हाइड्रोजन का एसिड के साथ यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें प्राप्त होगा RCON3 यानी एसिल एजाइड। ओके, तो ये रिएक्शन था जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिल एजाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एसिल एजाइड जब यहाँ पे कंप्लीट होता है तो अब सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। और इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि एसिल एजाइड को किस तरीके से आइसोसाइनेट में कन्वर्ट किया जाता है। RCON डबल बॉन्ड N। अब हम यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन जो होता है वो मोस्टली 3 बॉन्ड से जुड़ता है यहाँ पे। तो अगर हम इस बॉन्ड को देखें, इस नाइट्रोजन तो यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसके पास एक लोन पेयर तो होगा क्योंकि आउटर ऑर्बिट में नाइट्रोजन के पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जबकि यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी होने के कारण इस नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है यानी नॉर्मली 3 बॉन्ड से एक बॉन्ड ज़्यादा बन रहा है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी और इसके ऊपर प्लस चार्ज देखने को मिलेगा। एंड फाइनली अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन एक तरीके से देखा जाए तो 3 बॉन्ड से ही जुड़ा है, तो यानी ये बॉन्ड न्यूट्रल है और ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन अनस्टेबल है क्योंकि ये आयन फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, प्लस माइनस में है, तो ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होना चाहेंगे जिसके कारण ये जो एक लोन पेयर है ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन की तरफ आने का प्रयास करेगा। एंड फाइनली ये जो यहाँ पे एक बॉन्ड है ये बॉन्ड
कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन की तरफ जाने के प्रयास करेंगे ताकि ये दोनों नाइट्रोजन स्टेबल हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके की रचना होगी जिसमें इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होगा और लास्ट के इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में जो 2 बॉन्ड है उस 2 बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कुछ इस तरीके की रचना बनेगी। ओके, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, बराबर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस तरफ जाएंगे, इस कार्बन की तरफ, और बदले में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड होगा वो टूटेगा और कुछ इस तरीके की रचना बनेगी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर देखने को मिलेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड इस तरीके की रचना यहाँ पे अस्तित्व में आएगी। ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, जबकि ये नाइट्रोजन जो है मिडल वाला, ये इसके पास 4 बॉन्ड होने के कारण ये अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए आउटर ऑर्बिट में इसके ऊपर प्लस चार्ज है, जबकि इस नाइट्रोजन के पास ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, जबकि ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर्टियस रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप इस नाइट्रोजन के पास में आएगा एंड फाइनली ये नाइट्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, जिसके कारण ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से दूर हो जाएगा एंड फाइनली कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और कुछ हमें इस तरीके की रचना मिलेगी, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके की हमें रचना मिलेगी जिसे हम कहेंगे आइसोसाइनेट। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमें याद रखना है, यहाँ पे ये दोनों नाइट्रोजन N2 ग्रुप में दूर हो जाएंगे, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोसाइनेट के जो यूजेज है, किस तरीके से आइसोसाइनेट से हम प्राइमरी अमाइन बनाएंगे। तो हम जानते हैं आइसोसाइनेट का रिएक्शन या फिर आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें प्राप्त होता है प्राइमरी एमाइन। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कर्टियस रीअरेंजमेंट का जो ये रिएक्शन था, जो कि सेकंड वाला रिएक्शन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसको याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इसे 2 से 3 बार सॉल्व करें ताकि ये आसानी से, प्रैक्टिस के कारण आसानी से याद हो जाए। और कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।